आज हम बात करेंगे अल्टरनेटर की। बेसिकली जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनस जनरेटर होता है और ये एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जब हम अल्टरनेटर पर मैकेनिकल पावर देते हैं तो ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है और एसी वोल्टेज जनरेट करके देता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जनरल अल्टरनेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और ये किस प्रकार से ईएमएफ जनरेट करता है। लेकिन इससे समझने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक पार्ट्स देखने होंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये जो अल्टरनेटर है इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसका एक पार्ट होता है स्टेटर, और स्टेटर क्या एक स्टेटर फ्रेम होता है और स्टेटर कोर होती है। इसमें स्टेटर को आर्मेचर भी कहते हैं और ये जो स्टेटर कोर पे स्लॉट्स होते हैं और इन स्लॉट्स पर बाइंडिंग प्लेस की जाती है। मैं यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपके लिए डिटेल वीडियो बाद में प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके लिए। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो इसका मुख्य पार्ट होता है रोटर यानी मूविंग पार्ट होता है इसका। और अल्टरनेटर के जो रोटर हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक इसमें सैलिएंट पोल रोटर होता है और एक स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है। जो हाइडल पावर प्लांट पर जो अल्टरनेटर्स का उपयोग किया जाता है उनमें सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग किया जाता है। इनकी स्पीड कम होती है और ये कम पावर जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी ओर जो सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं ये हाई स्पीड के होते हैं। इनकी नंबर ऑफ पोल्स इनमें कम होते हैं, 2 नंबर ऑफ पोल्स होते हैं और ये 3000 आरपीएम की स्पीड पर रन करते हैं और पावर जनरेटिंग कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा होती है। तो ये रहा आपका रोटर और स्टेटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक और चीज़ होती है यहाँ पर, वो होती है डैम्पर वाइंडिंग। जैसा कि मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर में बताया था कि डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हम हंटिंग को रोकने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से डैम्पर वाइंडिंग जो है वो सैलिएंट पोल रोटर पर यूज की जा सकती है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर पर ये यूज नहीं की जा सकती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो डैम्पर वाइंडिंग है वो सैलिएंट पोल रोटर के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग हंटिंग। ये हंटिंग को जो अनडिजायरेबल ऑक्सीलेशंस आते हैं लोड में फ्लक्चुएशंस की वजह से, उनको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी बात यह है कि कभी कभी अनबैलेंस लोड होने की वजह से 3 पेज का वोल्टेज ये जनरेट करते हैं चूँकि अल्टरनेटर, तो अनबैलेंस एसी वोल्टेज को बैलेंस करने के काम में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग भी सैलिएंट पोल रोटर के केस में बहुत ही उपयोगी वाइंडिंग यहाँ पर होती है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटर की स्पीड और फ्रीक्वेंसी की। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है, अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस जनरेटर है, इसलिए सिंक्रोनस स्पीड पर ही गति करता है। और आपको पहले ही मालूम है सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है, यदि हम n को स्पीड इन आरपीएम से प्रदर्शित करें तो 120 F/P 120 F/P। यहाँ F क्या है, एसी सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी जो जनरेट हो रहा है वोल्टेज, और P नंबर ऑफ पोल्स, आर्मेचर पर जो नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट हो रहे हैं उनको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा वो आप यहाँ देखिए। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा F = P/n/120 हर्ट्स। तो साधारण तरीके से हम इनका फ्रीक्वेंसी और स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिंक्रोनस जनरेटर है तो इसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी। और सिंक्रोनस स्पीड का एक सिंपल फार्मूला होता है 120 F/P। अब हम बात करते हैं इसकी आर्मेचर वाइंडिंग की। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और आर्मेचर वाइंडिंग से ही यहाँ पर एसी वोल्टेज जनरेट होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कंसेप्ट है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आर्मेचर वाइंडिंग का कंसेप्ट जानने के बाद हम जानेंगे कि इसका पिच फैक्टर क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम बेसिकली ये जानें कि आर्मेचर वाइंडिंग कितनी तरह की होती है। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग 2 तरह की होती है, सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग या 2 लेयर वाइंडिंग। तो जो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है वो कॉन्सेंट्रिक टाइप की बाइंडिंग होती है, चेन टाइप की बाइंडिंग होती है और ये फुल पिच बाइंडिंग होती है। इसका मतलब है कि जो ये कंसंट्रेट रहती है एक जगह और इसकी फुल पिच होती है। अब फुल पिच शब्द अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसके जस्ट बाद में आपको फुल पिच और शॉर्ट पिच का महत्व समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए इस तरह की बाइंडिंग होती है। दूसरी जो बाइंडिंग होती है जो व्यावहारिक रूप से इसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो होती है डबल लेयर बाइंडिंग। यानी मैंने आपको बताया आर्मेचर में जो स्लॉट्स होते हैं तो एक स्लॉट में 2 कंडक्टर यानी 2 चालक रखे जाते हैं, जबकि सिंगल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट में एक ही चालक रखा जाता है। क्योंकि आप मशीन
काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन्स भी आप पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम है कि आर्मेचर के जो स्लॉट्स होते हैं उनमें आपको बाइंडिंग प्लेस की जाती है, कंडक्टर्स प्लेस की जाते हैं। तो ये चीज़ आपको डबल लेयर बाइंडिंग में एक स्लॉट में आप 2 कंडक्टर प्लेस कर सकते हैं, और इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी एक निकाला जाता है, और शॉर्ट पिच बाइंडिंग होती है, इसलिए इसका पिच फैक्टर भी यहाँ पर आता है। आगे जब हम इसकी इक्वेशन डराइव करेंगे तो ये दोनों ही जो फैक्टर हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD, बाद में हम इसको देखेंगे। और इसका जो एक और दूसरा फैक्टर है पिच फैक्टर KP। तो KD और KP आप ज्ञात करते हैं, इनकी वैल्यू सामान्य तौर से 1 से कम होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डबल लेयर बाइंडिंग जो हम अल्टरनेटर में यूज करते हैं वो एक तो डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइंडिंग होती है और दूसरी शॉर्ट पिच बाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले हम जाने कि शॉर्ट पिच और फुल पिच। पहले हमने कहा कि फुल पिच बाइंडिंग होती है और ये शॉर्ट पिच बाइंडिंग होती है। तो हम इसका अल्टरनेटिंग आर्मेचर के लिए जब हम इसकी बात करेंगे तो ये चीज़ आर्मेचर बाइंडिंग के संदर्भ में हमको ये जानना जरूरी होगा कि यहाँ पर आर्मेचर में या स्टेटर में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं उसकी कोर पर, और स्लॉट्स बनाए जाते हैं इस तरह के। अगर आप इस तरह का आर्मेचर देखें, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर होगा, तो इस पर ऐसे स्लॉट्स आप इस तरह के स्लॉट्स बना देते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स। तो ये आर्मेचर पे स्लॉट्स आपको नज़र आते हैं। आप इसको थोड़ा रफ डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से भी ये मिल सकता है। तो देखिए इस तरह के जो इनको आप क्या कहेंगे, स्लॉट्स। इनमें कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर्स प्लेस किए हुए हमने, देखिए एक एक बाइंडिंग में 2-2 कंडक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डॉट के माध्यम से, और इनको आपस में जोड़ा जाता है स्लॉट्स की नंबरिंग करके, फिर इनको आपस में जोड़ा जाता है। आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो क्या होते हैं स्लॉट्स यानी खांचे, जो आर्मेचर, ये क्या है आपका आर्मेचर या स्टेटर है, या इसको स्टेटर कहेंगे। तो सबसे पहले हमें इन आर्मेचर में कितने स्लॉट्स हैं ये आपको एक डिटरमाइन करना पड़ता है। किसी आर्मेचर में 24 स्लॉट हो सकते हैं, किसी में 36 स्लॉट हो सकते हैं, किसी में 48 स्लॉट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आर्मेचर में कितने स्लॉट्स हैं। दूसरी चीज़ होती है नंबर ऑफ पोल्स इन आर्मेचर बाइंडिंग। अब आर्मेचर बाइंडिंग में कितने पोल हो सकते हैं, 4 पोल हो सकते हैं, 6 पोल हो सकते हैं, 8 पोल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग, ये भी आपकी जो संख्या है उसको आपको हमेशा डिटरमाइन करके रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है नंबर ऑफ फेजेस। तो नंबर ऑफ फेजेस तो ऑब्वियसली 3 फेज का जनरेटर होता है, तो 3 फेज होते हैं। तो इसको तो मुख्य रूप से आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल्स इन आर्मेचर बाइंडिंग इसको आपको देखना है। अब हम देखेंगे ये जो अब पोल पिच क्या होती है। पोल पिच का जो कंसेप्ट है वो आप यहाँ पर देखिए। तो पोल पिच की अगर हम बात करते हैं तो पोल पिच में को ज्ञात करने का तरीका होता है, इसी को पोल पिच को हम कॉइल स्पान भी कहते हैं, कि नंबर ऑफ स्लॉट्स इन आर्मेचर, कि आर्मेचर में स्लॉट्स की संख्या कितनी है, स्लॉट मैंने, और नंबर ऑफ पोल्स और आर्मेचर में पोल की संख्या कितनी है। एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके जो एक आर्मेचर है उसमें 24 कितने स्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 24, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 24/4 = 6। तो 6 हमारा क्या आ गया, पोल पिच। पोल पिच या कॉइल स्पान, इसी को पोल पिच कहते हैं, इसी को कॉइल स्पान कहते हैं, पोल पिच भी इसी को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि पिच 2 तरह की हो सकती है। जो आपकी पोल की पिच है या कॉइल की जो स्पान है वो 2 तरह से आप उसको कनेक्शन दे सकते हैं कंडक्टर्स पे। एक तो होती है फुल पिच। तो आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि फुल पिच क्या होती है और शॉर्ट पिच क्या होती है। तो देखिएगा आप यहाँ पर कि जो आपकी फुल पिच है, तो फुल पिच को अगर अपन डिफाइन करें तो किस तरह से करेंगे, 1 साइड ऑफ द कॉइल इन स्लॉट्स नंबर 1। अगर इस एग्जाम्पल में हम कॉइल के एक साइड को स्लॉट नंबर यहाँ पे कनेक्ट किया, 1 नंबर से कनेक्ट किया, आप देख रहे हैं 1 नंबर से यहाँ पर कनेक्ट किया, एंड अदर साइड ऑफ स्लॉट नंबर 7, और ये दूसरा साइड इसका जो यहाँ से अपन ने लेते हुए यहाँ गए और इसको किससे किया आपने 7 नंबर से कनेक्ट कर दिया। यानी 1 + 6 इसका क्या है, कॉइल स्पान है। तो 1 + 6 = 1 नंबर को आपने कहाँ कनेक्ट किया है, 7 नंबर से कनेक्ट यहाँ तक कर दिया। इसी तरह से 2 नंबर को आपने सेकंड स्लॉट से आपको 8 नंबर से आपने 2 नंबर को कहाँ से कनेक्ट कर दिया आपने 8। तो यहाँ भी आपका 6 का कॉइल स्पान, ये आपका 6 का
फुल पिच, तो ये कौन सी कॉइल है? फुल पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल आपकी बन गई है। अच्छा, तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो वन साइड ऑफ द, इस एग्जांपल के लिए, पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जहाँ कॉइल स्पान 6 है, वन साइड ऑफ द कॉइल इन स्लॉट नंबर 1 एंड अदर साइड इन द कॉइल इन स्लॉट नंबर 7 बीइंग वन पोल पिच, इसको क्या कहेंगे आप? फुल वन पोल पिच बन गई है, फुल पिच आपने यहाँ अचीव किया है। और इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल यहाँ पर आता है एक पोल पिच के बीच में। ये मैकेनिकल एंगल नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंगल है, बाद में अपन इसको और डिटेल में समझेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया हो कि फुल पिच कॉइल किस तरह की होती है, जहाँ पर कि हम पूरे कॉइल स्पान को कंसीडर करते हुए नंबर ऑफ, पहले स्लॉट को 7वें स्लॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी पहले स्लॉट के कंडक्टर को 7वें स्लॉट से के कंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, और कॉइल स्पान है 7 - 1 = 6 कह लें, या 1 + 6 = 7 कह लें। तो इस तरह की जो इसका जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं, वो आती है हमारी शॉर्ट पिच कॉइल, क्योंकि हम प्रैक्टिकली शॉर्ट पिच कॉइल का उपयोग करते हैं। फुल पिच कॉइल का उपयोग हम सैद्धांतिक रूप से तो हम इसको मानते हैं कि फुल पिच कॉइल होती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से या प्रैक्टिकली जो हमारी एडवांटेजियस कॉइल होती है वो कौन सी होती है? शॉर्ट पिच कॉइल। तो शॉर्ट पिच कॉइल की अगर हम डिफाइन करना चाहें इस पर्टिकुलर एग्जांपल के संदर्भ में, तो ये कह सकते हैं, इफ द कॉइल साइड्स आर प्लेस्ड इन 1 and 6 then इट इज शॉर्ट पिच। अगर आप अभी अपन ने क्या किया था कि एक नंबर को 7 नंबर से कनेक्ट किया था, उनके बीच में डिफरेंस कितना था? 6 नंबर का, 6, यानी कॉइल स्पान, पूरी कॉइल स्पान अपन ने ली थी। लेकिन अगर अपन एक नंबर स्लॉट को 6 नंबर, कॉइल के एक एंड को 1 नंबर स्लॉट में रखें और कॉइल के दूसरे एंड को 6 नंबर स्लॉट में रखें, तो इनके बीच में कॉइल स्पान कितनी आएगी? 5। निश्चित रूप से कितनी आएगी? 6 - 1 = 5। या अब जो कॉइल स्पान होगा उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। अब कॉइल स्पान कितना होगा? पहले फुल था, 5/6 होना चाहिए था, कितना? 6, लेकिन हुआ कितना है? 5। तो एक फ्रैक्शनल कॉइल बन गई आपकी। तो इसमें कुछ फ्रैक्शन इसका बताया, कॉइल स्पान का जो फ्रैक्शन है वो कितना है? फ्रैक्शन ऑफ कॉइल स्पान है ना, इसको हम 5/6, 5/6 थे। या दूसरे शब्दों में हम इसको, इट फॉल्स शॉर्ट बाय 1/6 पोल पिच। हमने इसको कितने से फॉल किया, मतलब इसको शॉर्ट किया है 1/6 से। अगर हम एक को 5 से कनेक्ट करते तो 2/6 से करते, मतलब जितने हमने स्लॉट्स उसमें कम कर दिए उतना हमने उसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट पिच कर दिया, तो 1/6। अब देखिए पूरी कॉइल स्पान कितने का होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब आपने इसको एक कॉइल से शॉर्ट कर दिया और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने? 6 हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स 6 हैं, तो एक स्लॉट हमने कम कर दिया है। तो 6 स्लॉट का एंगल कितना था? 180 डिग्री। तो एक स्लॉट का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हमने इसको 30 डिग्री एंगल से कम कर दिया है। इसी तरह से अगर हम इसको 2 स्लॉट से कम करते तो 60 डिग्री एंगल से कम करते, 3 स्लॉट से कम करते तो 90 डिग्री एंगल से कम करते। एक स्लॉट यहाँ पर 30 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप भली बात ही समझ गए होंगे शॉर्ट पिच कॉइल। और अब देखिए जो आपको एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, जब हम आर्मेचर की बाइंडिंग को शॉर्ट पिच में रखते हैं तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है शॉर्ट पिच में रखना। इसके 3 एडवांटेज होते हैं। एक तो होता है सेविंग ऑफ कॉपर इन एंड कनेक्शन। इसमें क्या है कि कॉपर की बचत होती है। क्यों होती है? पहले हम एक नंबर को 7 नंबर से कनेक्ट कर रहे थे तो आपको ज़्यादा कॉपर चाहिए था। अब हमने एक नंबर को 6 नंबर से कनेक्ट कर लिया, या एक नंबर को 5 नंबर से कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ जो कनेक्शंस की जो लेंथ है वो कम हो गई, कॉपर की जो लेंथ है वो कम हो गई एंड कनेक्शन में, और आपको कॉपर की सेविंग मिली। तो ये आप भली बात समझ। दूसरा महत्वपूर्ण इसका बिंदु है वो है कि इम्प्रूव्ड साइन वेव एंड हार्मोनिक्स, लेस और रिमूव टोटली। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो आउटपुट है वो एक साइनसॉइडल वेव होती है। इस तरह की साइन वेव आपको चाहिए आउटपुट में। तो ये साइन वेव कब मिलेगी? जब इसमें हार्मोनिक कंटेंट्स कम से कम हो। हार्मोनिक कंटेंट्स के बारे में आप जानते हो, फर्स्ट हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, ये सब क्या है कि साइन वेव को डिस्टॉर्ट करते हैं। और अगर हार्मोनिक्स ज़्यादा होंगे तो डिस्टॉर्टेड साइन वेव मिलेगी। किस तरह की मिलेगी? इस तरह की आपकी डिस्टॉर्टेड साइन वेव मिल गई। तो ये डिस्टॉर्टेड है और हम चाहते हैं डिस्टॉर्टेड ना मिलके कैसी साइन वेव मिले? प्योर साइन वेव मिले। तो प्योर साइन वेव कब मिलेगी? जब इसमें डिस्टॉर्शन कम से कम होगा, यानी इसमें हार्मोनिक्स कम से कम होंगे। तो ये हार्मोनिक्स को या तो टोटली भी रिमूव कर सकता है या पार्शियली रिमूव कर सकता है, जिससे आपको इम्प्रूव्ड साइन वेव मिलेगी।
तीसरा इसका जो एडवांटेज है, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स। इससे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के जो हार्मोनिक्स होते हैं, जैसे थर्ड, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवन्थ हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स कहलाते हैं। जितनी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ते हैं उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स को कम करने से यहाँ पर क्या होता है कि एडी करंट लॉस जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं वो भी कम होते हैं, और हिस्टैरिसीस लॉस ये भी कम होते हैं। जो आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, तो ये दोनों प्रकार के लॉसेस यहाँ पर कम होते हैं। और जब लॉसेस कम होंगे तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटर की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। तो अभी आपने इस वीडियो में समझा कि आर्मेचर वाइंडिंग की शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल क्या होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पिच फैक्टर कैसे डिटरमाइन किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद हम इसकी यूनिफिकेशन को डेराइव करेंगे। ओके गाइस।